हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता रहता है। इस चैप्टर में से कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, उनमें से ये एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आप सबने सुना होता है, टिटनेस की बात कर रहे हैं। घर में चोट लग जाती है किसी के, है ना, तो हम बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो जल्दी जल्दी, है ना। जब कुत्ता काट लेता क्या लगाते हैं, रेबीज़ का और टिटनेस का दोनों का लगवाने का बोलते हैं। बट टिटनेस का इंजेक्शन कॉमनली हम सब ने कभी ना कभी लगवाया हुआ होता है। चोट तो खेलते कुत्ते लग जाती है ना, हल्की फुल्की। तो ये नाम बहुत फैमिलियर है हम सबसे। तो हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है ये, क्या इसका लैब डायग्नोसिस है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन छोटी सी, और आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड देन कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है जी। तो अभी ना मुझे जुकाम हो गई है, 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बिकॉज जो वीडियो बन जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। सो मैं अवॉइड कर रहा था कि चलो अभी जुकाम ज़्यादा है, नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं जा रही, तो अवॉइड करते हैं 2 दिन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बट आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सो आज मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं टिटनेस के बारे में। चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो टिटनेस नाम सुना है हम सब ने, तो एक करता कौन है यार। टिटनेस ना टॉक्सिन से होता है। अब वो टॉक्सिन कौन बनाता है, आपका बैक्टीरिया बनाता है। नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। अब मैंने इतनी बार आपको पढ़ाया हुआ है, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। ट्रिक याद है आपको, ABCD वाली। आई होप आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो बाकी चैप्टर में बहुत से बैक्टीरिया पड़े होंगे। ठीक है, तो जो सी का मतलब क्या था, कोलोस्ट्रीडियम, है ना, टिटनाई। ठीक है, ये हमने देख लिया और इनके बारे में पता चल गया। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप। और आपको एक बात और दिख रही है कि इनके ना टर्मिनल साइड पे आपको ये स्पोर दिख रहा है, है ना। कैसा है, टर्मिनल राउंड स्पोर दिख रहा है इनमें। तो इस वजह से इनकी जो अपीयरेंस आती है वो दिखती है ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ड्रम की स्टिक होती है, आगे से थोड़ी सी मोटी सी फिर पतली स्टिक, तो वैसे तो वो ड्रम की स्टिक दिख रही है ना, ड्रम की स्टिक दिख रही है। ये चीज़ लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये लाइन की इंपॉर्टेंस इतनी सी बन जाती है गाइस कि पूरी आपका पूरा फ्रेम करेंगे क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से, ऐसा 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 ऐसा, और आप बोल देंगे माइक्रोस्कोपी में वो ड्रम स्टिक अपीयरेंस शो कर रहा है। देन अगर आपको पता होगा तो आप पूरी कहानी समझ जाओगे, तो आप MCQ टिक मार दोगे, समझ जाओगे वो क्लिनिकल केस क्या है। ठीक है जी। चलो, ऑब्लिगेट एनारोबिक है, मतलब कहाँ ग्रो होंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। चलो आ जाओ, अब बात करें टिटनेस की। तो टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है, 6 से 10 दिन का ही है। तो एक्यूट डिसीज़ है जिसमें आप देखोगे आपका जो कुछ ना कुछ जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका इनिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मसल्स में स्पाज्म आएगा और ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा अभी देखते हैं। एक मिनट, माइक गिर गया। हाँ, आ जाओ। तो मैंने बोला आप लोगों से कि पैथोजेनेसिस आ जाओ। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई प्रोड्यूस 2 टॉक्सिन्स। तो टिटनोलाइसिन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कराएगा, मतलब ठीक है, ये बस हीमोलिसिस में हीमोलिसिस करता है और कुछ नहीं। ठीक है, मेन टॉक्सिन ये है, ठीक है, जिसे हम टिटनस टॉक्सिन से बोलते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, जो कि मेन इसमें विलन बोलो या कुछ भी बोलो, जो कि मेन का दिक्कत करेगा वो क्या है, टिटनोस्पाज्मिन। इसका नाम नहीं भूलना है आपको, टिटनोस्पाज्मिन। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसका क्या पैथोजेनेसिस है। पहली बात ये क्लियर कर लो, ये पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होता, कोई इन्फेक्शस नहीं है ये, है ना। किसी को टिटनेस से दूसरे को जाएगा नहीं, ऐसा इन्फेक्शस नहीं है। ये मेनली कहीं पे कट लग गया, एब्रेशन, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर सर्जरी हुई लेकिन वहाँ पे विदाउट एसेप्सिस, है ना, थोड़ा बहुत गंदगी उनकी रखी उस टाइप से डिलीवरी करा रहे हैं, है ना, अम्ब्लिकल कॉर्ड काट रहे हैं, उस टाइम पे चीज़ों को ढंग से नहीं करा गया। ठीक है, तो ये सब में हो जाता है ओटाइटिस मीडिया। तो आपको कुछ ना कुछ इन कंडीशंस में आपका टॉक्सिन एंटर, जो बैक्टीरिया कहाँ आया, अंदर आया, वहाँ पे जब वो अंदर आया बैक्टीरिया, मतलब कट लगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, है ना, तो जहाँ पे चोट लगेगी उसके अंदर साइड वो बैक्टीरिया ग्रो करे। क्यों, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह रुक चुकी होगी, तो वहाँ ब्लड पहुँचेगा नहीं तो ऑक्सीजन पहुँचेगी नहीं। सो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे, और ग्रो करेंगे तो टॉक्सिन बनाएंगे, जो कहाँ पहुँचेगा, आपका रीच करेगा मोटर नर्व टर्मिनल वहीं पे, और वो ऊपर बढ़ने लगेगा CNS की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड और CNS ब्रेन की तरफ बढ़ने लगेगा। रिट्रोग्रेड, है ना, पीछे की तरफ रिट्रोग्रेड, ऐसे बढ़ते बढ़ते, है ना, आपका समझिए नर्व एंडिंग से एक्सोन की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो, अब पहुँच के वो इनिबिट करेगा 2 न्यूरोट्रांसमीटर को, है ना, किस किस को, ब्लॉक रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांस गाबा और ग्लाइसिन का इनिबिशन कर देगा। ये नहीं निकलेंगे अब पहले समझते हैं गाबा करता क्या है। गाबा ना करता है रिलैक्सेशन, तो अगर गाबा नहीं होगा तो रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्शन किया, किसी की मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, बट गाबा नहीं है अब, तो रिलैक्स नहीं हो पाएगा।
तो बॉडी कैसे करेगी, आपकी स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, अकड़ जाएगी पूरी, स्पाज्म आ जाएगा पूरी बॉडी में, स्पास्टिक पैरालिसिस। समझ में आ रहा है? पहली बात समझ। अब कहानी को उल्टा लेके चलते हैं एक बार। तो पैरालिसिस क्यों हुआ स्पास्टिक? बिकॉज कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हुआ। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा रिलैक्सेशन? बिकॉज गाबा नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है। और ये इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है क्यों नहीं? बिकॉज उनका रिलीज रुक चुका है। क्यों रुक चुका है? बिकॉज वहाँ पे टॉक्सिन पहुँच चुका है। टॉक्सिन कैसे आया है? जहाँ चोट लगी थी वहाँ से रेट्रोग्रेड मैनर में ऊपर आया है। ठीक है जी, समझ में आया? कहानी को थोड़ा उल्टा समझ के समझ में आपको आ गया। चलो आ जाओ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो पहला साइन जो आता है वो ट्रिस्मस, उसमें क्या, लॉक जॉ है ना, लॉक जॉ एकदम से। मैंने इमेज लगाना भूल गया, बड़ा समझिए, जो मैसेटर है उसकी मसल टोन इतनी बढ़ जाएगी जो माउथ खुलेगा ही नहीं। और उसके बाद आपको नेक स्टिफनेस, मसल पेन और डिफिकल्ट स्वॉलिंग वगैरह देखने मिलेगी। पहले आपको ऊपर देखने मिलेंगे फीचर्स, बिकॉज वो ब्रेन के पास है ना, इस वजह से। ठीक है, फिर नीचे पैरों की तरफ दिक्कत देगी। हाँ, एज अ डिसीज प्रोग्रेस तो पेनफुल मसल स्पाज्म देखने मिलेंगे। वो आपके लोकलाइज भी हो सकते हैं, मतलब जिस पैर में चोट लगी है उस इलाके में है ना, एक तरफ, फिर जनरलाइज पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो। और क्या होगा? ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी देखने मिलेगी। मेरी बात समझना कि जो इनिबिशन नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारा जो क्या नाम है सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसे रोकने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि इनिबिटर है, रुक चुके हैं, गामा ग्लाइसिन है नहीं। तो आपका हार्ट रेट है ना, आपका बीपी, आपका पसीना, स्वेटिंग, कोई भी सिक्रीशन वगैरह सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखने मिलता है। आ जाओ। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा आपका अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया या फिर बहुत देर कर दी, तो आपको कुछ कंडीशन देखने मिलती है। हाँ, ट्रीटमेंट दोगे तो रिवर्सिबल हो जाता है, बट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है और इतना कुछ हो रहा है, फिर है ना रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हो सकता है। तो पहला क्या है आपका कॉम्प्लिकेशन, नाम याद रखना है आपको, क्या, राइसस सार्डोनिकस। ठीक है, आपको इस तरीके से। आप एक और क्या है, ऑप्स्थोटोनस पोजीशन, है ना, पूरा स्पाज्म आ गया है। ठीक है, चलो। और क्या है, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म आ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो पेशेंट इस कंडीशन में भी फॉल कर सकता है। अगर ट्रीटमेंट फिर मिल गया तो वो रिकवर भी कर जाएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। चलो आ जाओ। अब आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। तो पहली बात समझना, ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसका हम ट्रीटमेंट क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए ही क्लिनिकल डायग्नोस करना चाहिए। उसके बाद हम कन्फर्मेटरी कुछ टेस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने पेशेंट देखा और उससे बोलेंगे अभी रुको, हाँ आपका सैंपल ले रहे हैं, 4 दिन बाद आना, आपका सैंपल आएगा फिर हम देखते हैं। ऐसा नहीं, आपको क्लिनिकल डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक है जी, चोट देख के कैसे भी करके आप देख के डायग्नोस करोगे, है ना। चलो अब देखते, चलो हम कर भी रहे हैं लैब डायग्नोसिस, तो कैसे करेंगे, है ना। चलो स्पेसिमेन लेंगे, तो अंदर से नेक्रोटिक टिश्यू, जहाँ पे जो टिश्यू चोट के कारण खत्म हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है, वो वाला टिश्यू लेंगे, है ना, क्योंकि वहीं बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पे क्या है, ऑब्लिगेट, वहीं पे क्या है, एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, फिर हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जो कि अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिखने वाले और भी कोलोस्ट्रीडियम हो सकते हैं, टेटनाई जरूरी नहीं। ठीक है, तो हमें पता है, एक सेकेंड, टिश्यू पेपर का, यार जुकाम बहुत तेज हो रही है मुझे। ठीक है, सॉरी। तो मैंने क्या बोला आपसे, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में। और क्योंकि इनका टर्मिनल स्पोर होता है तो ग्राम स्टिक अपीयरेंस शो करते हैं गाइस। ओके जी, लेकिन रिलायबल नहीं है, बिकॉज और बैक्टीरिया भी हैं वो भी सेम ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो हम पूरा नहीं हो सकता 100% श्योर। 100% श्योर किससे करेंगे? कल्चर से, जो कि मोर रिलायबल है। तो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एनारोबिक कल्चर मीडिया में क्या है, पढ़ा हुआ है कल्चर मीडिया में यही होता है एनारोबिक के लिए। तो प्रोटोलाइटिक ऑर्गेनिज्म है आपका ये, तो आपको जो मीट होगा उसे ब्लैक कर देगा और स्मेल कैसे की, फाउल आएगी, याद रखना ये। ठीक है, चलो आ जाओ। ब्लड अगार में है विद पॉलीमिक्सिन बी, तो यहाँ पे हम इसे ग्रो कराएंगे एनारोबिकली, क्योंकि एनारोबिकली क्यों, बिकॉज ये ऑब्लिगेट एनारोबिक ग्रो जब भी करेगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे ग्रोथ दिखेगी कि बहुत कीवर्ड है स्वार्मिंग ग्रोथ, है ना, मतलब कुछ कोसेंट्रिक, है ना, ऐसा है ना, हल्का। ठीक है, इस तरीके से देखने मिलेगा, है ना। चलो अब आते हैं टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट कि जो कोलोस्ट्रीडियम टिटनाई है वो टॉक्सिन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा, वो चेक करना है। तो जो मैं कल्चर में कोलोस्ट्रीडियम टिटनी मैंने ग्रो कराया है उसको मैं माउस की टेल पे लगा दूंगा और 24 घंटे बाद देखूंगा स्पाज्म आया कि नहीं आया। पहले टेल में आएगा, बाद में पूरी बॉडी में आएगा, तो वो मैं देख लूँगा। अगर आ जाएगा दैट मीन जो कोलोस्ट्रीडियम टिटनी है वो टॉक्सिन भी बनाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आ जाओ, अब मेरी बात समझना, अब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है ना।
मैं सोच रहा हूँ इस पॉइंट को यार, है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ख़त्म कर देंगे, चलो ख़त्म कर देते हैं इसी वीडियो में। आ जाओ आ जाओ। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मेरी बात समझना। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि एक पेशेंट आया आपके पास, अब उसको हम कैसे इलाज करेंगे उसका, है ना। तो पहला है, उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। मतलब क्या होता है पैसिव, मतलब बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन, बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, बनी बनी हमने दे दिया, ठीक है, उस टॉक्सिन के खिलाफ। अब क्या होता है, 2 प्रिपरेशंस आर अवेलेबल, HTIG ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन, या फिर ATS एंटी टिटनेस सीरम, जो कि इक्वाइन ड्राइव है ना। तो आपको दोनों की डोज इंटरनेशनल यूनिट है, या तो ये, ठीक है। बेसिकली ये वाली अच्छी होती है, इसमें कम साइड इफेक्ट है। तो इसको हम सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज दे देंगे, ठीक है। और बेस्ट मुझसे पूछा जाए, बुक में लिखा रहता है इंट्राथीकल रूट बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट CSF में दे रहे हो, है ना, CSF में दे रहे हो डायरेक्टली। इंट्राथीकल मतलब CSF, है ना, में आप दे रहे हो। ड्यूरेशन क्या है, अगर आपने ये वाला दिया है HTIG तो 30 दिन तक इफेक्टिव रहेगा ये, और ATS 7 से 10 दिन तक। ये क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये क्या है, ये बनी बनाई आप इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हो टॉक्सिन के खिलाफ, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के पास टाइम नहीं है, हमारी बॉडी को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कराएं, फिर उससे एंटीबॉडी बनवाएं, उतना टाइम नहीं है। हम बनी बनाई इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं। लाइक किसी को सांप ने काट लिया, तो सांप के जहर के खिलाफ हम ऐसा नहीं वैक्सीनेशन करेंगे, कुछ करेंगे, नहीं, हम बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, पड़ा हुआ है। बाकी हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बाकी हम कंबाइंड इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये तो करेंगे पैसिव भी करेंगे और साथ में एक्टिव भी करेंगे, लॉन्ग टर्म भी सुरक्षा करेंगे उसकी। अब एक्टिव क्या होता है नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। चलो, बाकी एंटीबायोटिक एज सच कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज बैक्टीरिया दिक्कत नहीं कर रहा, बैक्टीरिया से बनने वाला टॉक्सिन दिक्कत कर रहा है। लेकिन जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, अगर हम जल्दी दे देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो टॉक्सिन बन ही नहीं पाएगा, है ना। अगर टॉक्सिन बन भी गया है तो तभी बैक्टीरिया मार देंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो सोर्स ऑफ टॉक्सिन है बैक्टीरिया ही है ना। तो हम मेट्रोनिडाजोल दे देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस, बाकी याद नहीं करना आपको। और साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत है तो लगा देंगे, लाइक आपका एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन कर, है ना, इंट्यूबेशन कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका बीटा ब्लॉकर दे देंगे, बिकॉज आप देख रहे हो ANS एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ चुकी है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, मेरी बात समझना। एक्टिव प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन माने क्या है आपका, हम ना वैक्सीन दे रहे हैं यहाँ पे। एक छोटा बच्चा है, उसको वैक्सीन दे रहे हैं कि उसका जो कभी फ्यूचर में कभी हुआ तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में अंदर तैयार हो उसकी बॉडी। तो टिटनेस टॉक्सॉइड, अभी टॉक्सॉइड क्या होता है, देखो हमें दिक्कत कौन कर रहा है, टॉक्सिन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, टॉक्सिन खतरनाक होता है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बना इसे बोलते हैं टॉक्सॉइड। तो टॉक्सिन आपका खतरनाक है, अगर उसको मैं एकदम डैमेज कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, मतलब मान लो फॉर्मेलिन में ऐड कर दिया, ठीक है, तो यह टॉक्सिन ख़त्म हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम टॉक्सॉइड। अब इस टॉक्सॉइड को हम वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब इसके आपको कितनी फॉर्म देखने मिल सकती है, आपको मिलेगा एक मोनोवैलेंट TT, टिटनेस टॉक्सॉइड, है ना, तो आपको TT देखने मिल सकता है। या फिर आपको DPT, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, 3 वैक्सीन एक साथ मिल रही हैं। या फिर TD, टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया, 2 वैक्सीन एक साथ मिल रही है। या फिर पेंटावैलेंट, DPT तो है ही, साथ साथ में हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी, ठीक है जी। तो ये भी देखने मिल रहा है आपको। मैंने क्या बोला, फिर बोलो। आपको मैंने लिखा TT, तो टिटनेस, सिंगल ए वैक्सीन है ये, सिंपल टिटनेस की वैक्सीन है ये। DPT, इसमें 3 वैक्सीन है, उनमें से एक वैक्सीन टिटनेस की भी है। कौन सी, 2 अलग अलग हैं, आपकी डिप्थीरिया और आपके पर्ट्यूसिस, ठीक है। और आपका TD, यहाँ पे 2 हैं, एक टिटनेस और एक एडल्ट डिप्थीरिया, ठीक है। और एक पेंटावैलेंट, DPT तो है ही, साथ साथ में तीसरी और क्या, हेपेटाइटिस B, चौथी और क्या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, HIV है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ अवेलेबल फॉर्म्स हैं जिसमें मैं वैक्सीन लगाता हूँ। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है 2020 के हिसाब से हमारे पास 7 डोज मिलनी चाहिए टिटनेस की। कैसे, पहली बात सुनो, एक छोटा बच्चा है तो 6ठे हफ्ते पे, 10वें हफ्ते पे और 14वें हफ्ते पे उसको पेंटावैलेंट लगेगी, मतलब ये वाली लगेगी। तो पेंटावैलेंट के अंदर एक टिटनेस है, तो वहाँ पे 3 डोज तो मिल गई उसको, 6ठे हफ्ते पे, 10वें हफ्ते पे, 14वें हफ्ते पे। अब बच्चों को मिलेंगी DPT, तो
16 से 24वें मंथ में 1 डोज, फिर यहाँ पे 5वें साल पे दूसरी। तो अब तक कितनी डोज मिल चुकी है? 5 डोज मिल चुकी टिटनेस की। पहली आपको पेंटावेलेंट में 3 मिल गई और डीपीटी में 2 मिल गई, है ना, इस टाइमलाइन लिखी हुई है। फिर जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो टीडी, फिर 16 साल पे टीडी, मतलब 2 डोज यहाँ मिल गई, 10वें साल पे और 16वें साल पे। तो टोटल 7 डोज मिल गई हैं। इसके बाद बच्चा ठीक है, आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है हमको, हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझ, बच्चा हो गया अडल्ट, बच्चा हो गया बड़ा, हो गया अडल्ट हो गया। अगर बच्चे में क्या है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, ये सारा जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये पूरा जो पढ़ाया है, वो बच्चा उसके बचपन में ये सारी वैक्सीन लगी हैं, तो उससे हम बोलेंगे आप टीडी एवरी ईयर, मतलब बूस्टर डोज लीजिए हर 10 साल में, आपका वैक्सीन काम अच्छा करेगा। ठीक है, अगर उसका वैक्सीन नहीं हुआ है या फिर मुझे पता नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे बोलेंगे टीडी आप पहले अभी लीजिए, फिर 1 महीने बाद लीजिए, फिर 6 महीने बाद लीजिए, और उसके बाद हर 10 साल में बूस्टर। सपोज़ करो आप अडल्ट हो, है ना, और आपको पता नहीं है आपका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम ये, ठीक है, ये सीरीज़ लगाएंगे, प्राइमरी सीरीज़ लगाएंगे 0, 1 और 6 महीने पे 3 डोज हो गई, उसके बाद हर 10 साल में बूस्टर देंगे, तो वो इंसान वैक्सीनेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट केस आता है यहाँ पे कि मान लिया प्रेग्नेंट वुमन वैक्सीनेशन, बिकॉज एक चीज़ होती है न्यूनेटल टेटनेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे आगे चल के। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूनेटल टिटनेस प्रिवेंशन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक माँ को ना टिटनेस देना है, माँ का प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो अगर इफ़ नॉट वैक्सीन बिफोर, कि उस माँ की पहली प्रेगनेंसी है ना, उस माँ की पहली प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी है 3 साल के बाद वाली, एक बच्चा हो गया, उसके 4 साल बाद 5 साल बाद दूसरा बच्चा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम सेकेंड ट्रांसमिस्टर में 2 डोज देंगे, डोज 1 डोज 2, 4 हफ्ते के गैप पे। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन हो रखा है पहली वाली प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी पहली वाली 3 साल के अंदर अंदर ही थी, है ना, मतलब 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल हुए हैं, 1 साल, उस जो भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे केवल 1 ही डोज दे देंगे, 1 डोज से काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि एक लेडी आई, उसकी प्रेगनेंसी पहली वाली प्रेगनेंसी थी 2020 में, और अगली प्रेगनेंसी 2025 में। ठीक है, 50 बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो 2025 में, तो आप बोलोगे 5 साल हो गए, तो अब ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे जब आपको 2 डोज लगनी है। लेकिन अगली प्रेगनेंसी अगर 2022 में होती, 2022 में होती, तब क्या होता आपका ये, और यहाँ पे हम पूछते वैक्सीन लगी है, कार्ड वार्ड होता देखते, आप बोलते हाँ लगी है, तो यहाँ पे केवल 1 डोज, अगर नहीं लगी थी यहाँ पे तो फिर वापस से यहाँ पे। ठीक है, चलो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ बच्चों। हाँ, तो वापस से आते हैं कि हम चोट को देख के कैसे बताएंगे, मेरी बात समझना। मैंने पढ़ लिया वैक्सीनेशन, अब मेरी बात समझो। एक टिटनेस प्रोन बाउंड, मतलब गहरा घाव नहीं लगा है ना, और एक गहरा घाव लगा है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मान लिया एक गहरा घाव नहीं लगा है, ठीक है, और जो वैक्सीनेशन भी है वो भी आपका टेकन विद इन 5 ईयर ही है, कि जो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ है वो 5 साल के अंदर अंदर है, उसने लगाई थी वैक्सीन। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, तुम घर जाओ, कोई बात नहीं। और अगर घाव गहरा भी है तो भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन 5 से 10 साल है ना, तो बोलेंगे यार एक बूस्टर डोज ले ही लो, एक बूस्टर डोज ले ही लो। ठीक है, 10 साल ज़्यादा हो गया है तो भैया बूस्टर डोज लो, है ना। और यहाँ पे बूस्टर डोज तो लो, साथ साथ में पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करो, जो मैंने पढ़ाया ट्रीटमेंट में। कहाँ गया ये रहा पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये भी करो अगर घाव गहरा है। ठीक है, और घाव गहरा भी है और साथ ही साथ में और वैक्सीनेशन भी 10 साल पहले कोई बूस्टर डोज नहीं लिया गया, है ना। और मुझे पता नहीं है कि कंप्लीट अननोन, मुझे कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं टीडी कंप्लीट डोज कराऊंगा 0, 1 और 6 महीने वाला। ठीक है, और आपको यहाँ पे पूरा डोज कराऊंगा 0, 1 और 6 महीने वाला, और साथ साथ में इम्यूनोग्लोबिन भी दे दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझना, जो कि आपका गहरा घाव है केवल उसमें ही इम्यूनोग्लोबिन दे रहा हूँ मैं, है ना, बाकी नहीं। आ जाओ यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है 0, 1, 6 देन बूस्टर एवरी 10 ईयर। आई होप समझ में आया हो आपको। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बताना मुझे। एक्चुअली मेरा हो रहा है सर दर्द और मेरा को जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गया था अभी, है ना। तो अल्टीमेटली अगर अपनी बात समझा पाया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई डाउट है प्लीज़ बताना, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे टॉपिक अच्छे से आता है, मैं और अच्छा क्लियर कर दूंगा अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, किसी पॉइंट में दिक्कत होगी। ठीक है, बिकॉज हम लोग 3rd ईयर में आप लोग पढ़ोगे PSM वगैरह, तो वहाँ पे बहुत कुछ है। वैक्सीनेशन तो पूरा पता नहीं कितना हर वैक्सीन के बारे में पढ़ा जाता है, तो कहीं भी आपको हल्का सा भी डाउट लगे कि ये क्या
जस्ट आस्क मी, है ना, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, बाय।